तो 1.5 पौनी 2 मिनट। मैं टाइम नहीं मिल पा रहा मानवीय आचार संहिता, मानवीय आचार संहिता में तन मन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। इस अनुव्रत गीत के पश्चात मैं अनुरोध करूंगा अनुव्रत विश्व भारती की उपाध्यक्ष और प्रभारी उपाध्यक्ष अनुव्रत लेखक मंच डॉक्टर कुसुम जी लूणिया से अपने स्वागत उद्बोधन और अनुव्रत आचार संहिता के वाचन के लिए। सरस्वती माँ को सलाम, भारत माता को प्रणाम। संयम के महासुमेरु अनुव्रत अनुशासता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में शश्वत वंदन। अनुव्रत विश्व भारती के महनीय प्रकल्प अनुव्रत लेखक मंच की संगोष्ठी में अनुव्रत लेखक पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तित्व वक्तव्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अनुव्रत विश्व भारती के ऊर्जस्वी अध्यक्ष माननीय प्रताप सिंह दुग्गड़ साहब, महामंत्री मनोज जी सिंघवी की तरफ से मैं आप लोगों को बहुत आप लोगों का स्वागत के स्वरों के साथ अभिनंदन करती हूँ। सम्मानित साथियों, आज के हमारे प्रमुख वक्ता डॉक्टर श्री बजरंग लाल जी गुप्ता ने एक बहुत ही सामयिक विषय का चयन किया है, विकास की संकल्पना। विकास कैसा? शाश्वत विकास। और उस विकास की संकल्पना के माध्यम से समग्र विश्व को एक नई दिशा और दृष्टि प्रदान करने के लिए जो आपने महत्वपूर्ण समय प्रदान किया है, वरिष्ठ साहित्यकार, वक्ता, लेखक आदरणीय बजरंग लाल जी गुप्ता साहब का बहुत अभिनंदन करती हूँ। सम्मानित साथियों, आप जो लेखक मंच की संगोष्ठी का ये रूप देख रहे हैं, इसमें बहुत श्रम की बूंदों का नियोजन किया है हमारे राष्ट्रीय संयोजक जिनेंद्र कुमार जी कोठारी ने। ये और इनकी पूरी टीम प्रत्येक शनिवार, प्रथम शनिवार और चतुर्थ शनिवार इस तरह के बहुआयामी आयोजन करते हैं। और अभी 5, 6, 7 अक्टूबर को लेखक मंच का सम्मेलन भी अहमदाबाद में अनुव्रत अनुशासता के सानिध्य में है। साहित्यिक सरोकारों से समाज को परिवर्तन की दिशा में प्रस्थित करने के लिए इनके इन प्रयासों की हम बहुत वर्धापना करते हैं। आज की इस बैठक में आदरणीय मुन्ना लाल साहब, प्रवीण जी, उमेश चंद साहब, अवनी जी, दीपा जी, लता जी, स्वाति बंसाली जी और सबसे महत्वपूर्ण जो पधारे हैं कनाडा से श्री संतोष कुमार दुग जी, देश बंधु जी, आदि भारत माँ के आप सब सच्चे सपूतों का पुनश्च अभिनंदन करती हूँ, वर्धापन करती हूँ। हमारा जो उद्देश्य है कि अनुव्रत आंदोलन के द्वारा नैतिक जागरण और जनसाधारण को सन्मार्ग की तरफ प्रस्तुत करते हुए किस तरह से विकास के शिखरों पे पहुंचा सकें, ये आज के वक्तव्य से इस अनुव्रत संगोष्ठी के माध्यम से जन जन तक पहुंचेगा। क्योंकि YouTube पे, अणुविभाग के YouTube चैनल पे भी ये प्रोग्राम लाइव भी होता है, रिकॉर्डेड भी रहता है। तो मैं पुनः अनुव्रत विश्व भारती की तरफ से आप सबका बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। साथियों, 1 मार्च 1949 को जब अनुव्रत प्रवर्तक आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया,
तो अणुव्रत दर्शन को 11 सूत्रीय आचार संहिता में आबद्ध कर दिया। ये आचार संहिता का वाचन हम करें, उसे आत्मसात करें और इस आचार संहिता का अधिक से अधिक प्रचार हम कर पाए, इस उद्देश्य के साथ मैं आप सबके सामने अणुव्रत आचार संहिता का वाचन करती हूँ। आप सब सुनिएगा, गुनिएगा, आत्मसात करिएगा। मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगी, आत्महत्या नहीं करूंगी, भ्रूण हत्या नहीं करूंगी, मैं आक्रमण नहीं करूंगी, आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगी, विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूंगी। मैं हिंसात्मक एवं तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगी। मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगी। जाति, रंग आदि के आधार पर किसी को उच्च निम्न नहीं मानूंगी, अस्पृश्य नहीं मानूंगी। मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगी, सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगी। मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगी। अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगी, छलपूर्ण व्यवहार नहीं करूंगी। मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगी। मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगी। मैं सामाजिक कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगी। मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगी। मादक तथा नशीले पदार्थों, शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूंगी। मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगी। हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगी, पानी, बिजली आदि का अपव्यय नहीं करूंगी। इस प्रकार से ये 11 सूत्रीय आचार संहिता और इनके उपसूत्रों को मैंने आप सबके समक्ष रखा। अपनी आज की ये कार्यशाला, ये संगोष्ठी बहुत उपयोगी रहे, हम सबके जीवन में नई दिशा प्रस्तुत करे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन पुनश्च है डॉक्टर श्री बजरंगलाल जी गुप्ता साहब का कि आप अपने इतने अमूल्य समय में से पधारे और अणुव्रत के लिए, आपने अणुव्रत आंदोलन के लिए, अणुव्रत विश्व भारती के लिए जिनेंद्र जी कोठारी साहब का निमंत्रण आपने स्वीकारा। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और समस्त उपस्थित व्यक्तित्व का आभार भी व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय अणुव्रत। आभार कुसुम जी। और जिसको कहते हैं कि भाई प्रयास करने से सफलता मिलती है, तो अब हम डॉक्टर साहब का ऑडियो तो सुनेंगे, साथ में हम लोग वीडियो भी देख पा रहे हैं डॉक्टर साहब का। मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूं उससे पहले मैं एक संक्षिप्त परिचय डॉक्टर साहब का मैं देना चाहूंगा कि डॉक्टर बजरंगलाल जी गुप्ता साहब ने राजस्थान विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र में एमए किया और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ही वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत में किस तरह से अर्थशास्त्र होता था, क्या मौद्रिक व्यवस्था थी, उसके ऊपर आपने रिसर्च किया। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज दिल्ली से आप अर्थशास्त्र विभाग के रीडर के पद से रिटायर्ड हुए 2005 में। आप निरंतर नैतिक मूल्यों को, व्यवहार शुद्धि, मानवीय मूल्य और उसमें भी विशेषकर जो आर्थिक सुचिता है, आर्थिक व्यवहारों में जो एक नैतिकता और मानवीयता रहनी चाहिए, उसके ऊपर डॉक्टर बजरंगलाल जी साहब का लेखन रहता है। और प्राचीन भारत का जो अर्थशास्त्र था, प्राचीन भारत में किस तरह से राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति होती थी, उसके ऊपर डॉक्टर साहब की काफी सारी पुस्तकें आई हैं। आप भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के पूर्व सदस्य केंद्रीय हिंदी समिति के, और आपको 2014 में अणुव्रत लेखक पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज डॉक्टर बजरंगलाल जी साहब गुप्ता हमको विकास की संकल्पना इस विषय पर अपना उद्बोधन प्रदान करेंगे। तो मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर बजरंगलाल साहब से अपने उद्बोधन के लिए। धन्यवाद कोठारी जी। यहाँ तेरापंथ समाज एवं अणुव्रत से संबंधित समस्त पदाधिकारियों
को मैं प्रणाम करता हूँ। जय जिनेंद्र मेरी ओर से। मैं एक क्षमा भी ले प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रारंभ में कुछ तकनीकी कारणों से मेरे वीडियो के प्रारंभ होने में थोड़ी दिक्कत आई है, इसलिए थोड़ा कार्यक्रम में विलंब हुआ है। मुझे विषय दिया गया है कि आजकल विकास की बड़ी चर्चा चल रही है, तो विकास के संबंध में भारतीय संकल्पना या अनुव्रत की संकल्पना या जैन दर्शन और धर्म की संकल्पना क्या हो सकती है, क्या होना चाहिए, इस विषय में बहुत संक्षिप्त में सरल मैं अपने विषय को प्रस्तुत करने का काम करूंगा। थोड़ा तकनीकी विषय है, आर्थिक शब्दावलियों का प्रयोग होता है इस सारे विषय के प्रस्तुतिकरण में, परंतु सर्व सामान्य रूप से सबको विषय समझ में आ सके इस दृष्टि से सरल से सरल ढंग से इसको प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। जब हम बोलते हैं कि विकास की भारतीय संकल्पना क्या हो या क्या होनी चाहिए, इसका अर्थ है विकास पश्चिमी संकल्पना या भारतीय संकल्पना भी चल रही है। तो पहले मैं मुख्य बातें जो आजकल भारत विकास चल रहा है समूची दुनिया में, वो पश्चिमी विकास की संकल्पना है। उसकी चार मुख्य बातें हैं। वे चारों मुख्य बातें कैसे अधूरी है, कैसे सर्वांग नहीं है, संपूर्ण नहीं है, उसको संक्षेप में आपके सामने निवेदन करने का प्रयत्न करूंगा। जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास को परिभाषित करना, विकास यानी क्या, तो विकास को इस रूप में परिभाषित किया है, डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज रियल पर कैपिटा जीडीपी। जीडीपी हम सब जानते हैं, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको वो देश की जनसंख्या से भाग दे दे तो पर कैपिटा जीडीपी आती है। तो पश्चिम में विकास को कहा है अगर किसी देश की पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रही है तो कहीं देश का विकास हो रहा है, और पर कैपिटा जीडीपी नहीं बढ़ रही है तो हम कहेंगे या मुख्य प्रश्न है कि जीडीपी को कैसे मापते हैं, जीडीपी किसको कहते हैं। तो जीडीपी मीन्स सम टोटल of all the goods and services measured in real and monetary terms। अर्थात देश में एक साल में उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं का जब मौद्रिक मूल्य निकाल लेते हैं, उस सबका जोड़ देते हैं, तो वो कहलाती है आर्थिक भाषा में जीडीपी। इस जीडीपी को जनसंख्या से भाग दे देंगे तो ग्रोथ जीडीपी आएगी या पर कैपिटा जीडीपी आएगी। मैं कई वर्षों से इस पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ। सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूँ, जीडीपी की परिभाषा ही दोषपूर्ण है, उचित नहीं है। आपने केवल देश में एक वर्ष में उत्पन्न वस्तुओं सेवाओं को जीडीपी में शामिल किया है और उसका मार्केट वैल्यू निकाल लिया है, परंतु देश में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो उत्पादन तो होता है, जिसका उपभोग भी होता है, परंतु उसका कोई मॉनेटरी मूल्य नहीं निकलता, बाजार में बिकने के लिए नहीं जाती। जैसे उदाहरण देना हो, अपने घर में परिवार में महिलाएं बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करती है, पापड़ है, बड़ी है, सेवियां है, अचार है, चटनी है, रोज का भोजन है, चावल है, परंतु इस सब को बाजार में बेचने के लिए नहीं ले जाते, इसकी मार्केट वैल्यू नहीं आएगी, तो क्या इसको जीडीपी में शामिल करें कि न करें, एक बड़ा प्रश्न है। सारी दुनिया भर में बड़ा डिबेट चल रहा है इससे तो जिन देशों में हर एक उत्पादन को मार्केट में बेचने के लिए ले जाता, उनकी जीडीपी बढ़ी हुई दिखाई देती,
और जिन देशों में समस्त उत्पादन को मार्केट में बेचने के लिए नहीं ले जाता, उसकी जीडीपी कम दिखाई देगी। एक सरल उदाहरण से बताता हूँ। देश में किसान गुड़, खांडसारी, गन्ना ये पैदा करता है, और जितना गुड़ वो पैदा करता है किसान, पहले अपने उपभोग के लिए, अपने परिवार के लिए रख देता है, नातेदार रिश्तेदार को भेज देता है। मार्केट में बेचने के लिए क्या ले जाएगा, उसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते मार्केटेबल सरप्लस, अर्थात उपभोग करने के बाद में जो आपके पास शेष बचा रह गया, बाजार में बिकने के लिए तो वही जाएगा। तो इसका मतलब जीडीपी में उसको शामिल करेंगे क्या? और जो उपभोग में आ गया है उसको शामिल नहीं करेंगे क्या? भारत जैसे देश में तो ये रिवाज है, पहले हर एक अपने स्वयं के उपभोग के लिए अपने लिए वस्तु निकाल कर ले जा रखता है, और शेष को ही बाजार में बेचने के लिए ले जाता है। इसीलिए भारत जैसे देश के लोगों की जीडीपी वर्तमान रीति से कम दिखाई जाती है। ये वास्तव में जीडीपी का दोषपूर्ण मेजरमेंट है, इसको आगे चल करके हमको बदलना पड़ेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, पश्चिम के अनुसार विकास का उद्देश्य क्या होगा, विकास क्यों किया जाना चाहिए, तो एक शब्द प्रयोग करते हम, द एम ऑफ डेवलपमेंट इज द राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मासेस, अर्थात एक देश के आम आदमी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन के स्तर में वृद्धि होते रहना, उसी को हम विकास का उद्देश्य मानेंगे। अब यहाँ भी कंट्रोवर्सी निर्माण होती है। भारत जैसे देश में बहुत सारे लोग हैं जो सादा जीवन रखते हैं। अब जैन संतों को ही ले, हम जैन मुनियों को ले, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करते हैं, कम से कम स्नान के लिए पानी का प्रयोग करते हैं, कम से कम संयमपूर्ण जीवन शैली होने के कारण से कम भोजन में काम चलाते हैं। तो वर्तमान परिभाषा के हिसाब से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो कम हुआ, और जो तथाकथित सिनेमा का एक्टर और एक्ट्रेस है थे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा माना जाएगा। इसका मतलब विकास का उद्देश्य वो पूरा करे हैं, इसको मान करके चलेंगे क्या? तो भारतीय संकल्पना में और यहाँ तक कि जैन समाज के दर्शन के हिसाब से भी इसको विकास का सही उद्देश्य नहीं कह सकते। तीसरी बात इसमें आती है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करो। सब दुनिया के देशों में एक ही नारा है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ाओ। और उत्पादन बढ़ाने के लिए दो काम करने पड़ते हैं। पहला, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होता है। जो दुनिया के देश अपने को विकसित कहते हैं, उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही शोषण किया है। वहाँ जल नहीं रहा, वहाँ वनस्पति नहीं रही है, वहाँ ऊर्जा के साधन समाप्त हो गए हैं। तो इसके कारण से आगे आने वाले भविष्य में विकास का पहिया ही रुक जाएगा। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करके उत्पादन में वृद्धि करने को हम विकास नहीं कह सकते। आज दुनिया भर में समस्या क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संशोधन करने से समूची दुनिया में प्रदूषण आ रहा है, सामान्य तरह से जीवन चलाने के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन नहीं मिल रहे हैं। तो विकास के इस उद्देश्य को हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा काम उत्पादन बढ़ाने के लिए करना होता है, मशीन चालित, ऊर्जा बख्शी, टेक्नोलॉजी पर आधारित बड़े बड़े उद्योगों वाले उत्पादन तंत्र का निर्माण।
जो देश का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहता है वो करता क्या है? ऊर्जा बख्शी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें ऊर्जा का, एनर्जी का प्रयोग ज्यादा होता है, और उसके आधार पर छोटे उद्योग नहीं, बड़े बड़े उद्योगों वाले, कल कारखाने वाले उत्पादन तंत्र का निर्माण किया जाता है। क्या हो रहा है इसके कारण से? दुनिया भर में बड़े उद्योग तो बढ़ रहे पर छोटे उद्योग समाप्त हो गए, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री समाप्त हो गई, और एनर्जी का क्राइसिस हो गया समूची दुनिया भर में। इसलिए उत्पादन बढ़ाने के लिए इस प्रयोग को भी हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये तीन बातें करने के लिए एक चौथा काम वर्तमान पश्चिमी चिंतन के हिसाब से जो डेवलपमेंट की बात की जाती है, उसमें चौथा काम करना होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में वृद्धि। ये कहते हैं कि अगर आपने बड़े बड़े उत्पादन तंत्र का निर्माण करना है, ज्यादा एनर्जी का करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, तो इसके कारण से ज्यादा वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करना पड़ेगा। और उत्पादन ज्यादा कब होगा? जब पूंजी निवेश ज्यादा होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। भारत जैसे विकासशील देश के पास तो कैपिटल की कमी है, तो क्या होगा? हमारा विकास नहीं होगा क्या? और हमको इस पश्चिमी लोगों ने पढ़ा दिया और समझा दिया, तुम विकास करना चाहते हो तो तुमको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। कैपिटल तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए हम तुमको उधार देंगे। आज दुनिया भर में क्या हो रहा है? बड़ी बड़ी एमएनसी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वो दुनिया के कम विकसित या विकासशील देशों को बड़ी मात्रा में लोन दे रहे हैं। इसके कारण से डेट ट्रैप की समस्या खड़ी हो गई भारत में। इतना जबरदस्त कर्ज में हम दब गए, तो इसको भी विकास का सही रास्ता नहीं कह सकते हैं। तो ये जो पश्चिमी विकास का प्रारंभ मैंने बताया, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। दो मुख्य रूप से प्रश्न खड़े होते हैं। क्या यह मनुष्य को सुखी बनाने वाला विकास है? अगर हम इसको स्वीकार भी कर ले और इसके हिसाब से चले, तो जिन देशों में तथाकथित पश्चिमी चिंतन के आधार पर विकास हो रहा है, उन देश के लोग सुखी हैं क्या? दुनिया भर में रिसर्च हुई, वो तो कह रहे हैं उन देशों में उतना ही ज्यादा सुख नहीं है, दुख है। रात को नींद नहीं आती, उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। तो ऐसे ये सुखी बनाने वाला विकास नहीं कह सकते। दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है, मान लीजिए इसको मान भी ले, कुछ मात्रा में इसको स्वीकार भी कर ले, तो क्या ये सब मनुष्यों को सब समयों पर उपलब्ध कराया जा सकता है? इज इट प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल? क्या इसको लंबे समय तक चलाया जा सकता है? आज समूह संसार में समस्या खड़ी हो रही है, वर्तमान विकास नहीं चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब है जिसको टिकाया जा सके, जिसको सब समय पर सब लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए भारतीय चिंतन में और जैन दर्शन में इसको ठीक नहीं माना गया। हमने क्या कहा? जैन दर्शन में भी मंगल शब्द का बड़ा महत्व है, बौद्ध में भी मंगल शब्द का बड़ा महत्व है, और सनातन परंपरा में तो मंगल शब्द का महत्व ही है। इसलिए हमने इसको कहा मंगल विकास होना चाहिए। तो मंगल विकास किसको कहेंगे? इसको मैंने एक नाम भी दिया, सुमंगलम, द कॉन्सेप्ट ऑफ सुमंगलम। सुमंगलम से तात्पर्य अपने साधनों से अपने देश की परिस्थिति के संदर्भ में सर्वमंगलकारी, संतुलित, सर्वतोमुखी विकास का दर्शन। हर एक शब्द विस्तार मांगता है, पर ज्यादा विस्तार में हम नहीं जाएंगे। इस सुमंगलम को या मंगल विकास को हम जरा विस्तार से देखने और समझने का प्रयत्न करते हैं, तो इसमें भी चार मुख्य मान्यताएं। पहली बात, जब कोई आप नया कॉन्सेप्ट देते हैं, नई दृष्टि देते हैं, नया दर्शन देते हैं, नया विषय देते हैं, तो सबसे पहले प्रश्न आता है
आपकी विश्व दृष्टि क्या है, जिसको अंग्रेजी में वर्ल्ड व्यू कहते हैं। इसमें भारतीय मनीषियों ने कौन सी विश्व दृष्टि रखी है, उसको नाम दिया सर्वंकष एकात् विश्व दृष्टि। जिस विश्व दृष्टि के आधार पर पश्चिमी चिंतन चल रहा है वो तो खंडित यांत्रिक विश्व दृष्टि है, वो तो टुकड़ों टुकड़ों में विचार करती है, एक साथ सब आयामों पर विचार नहीं करते। तो पहला काम करना पड़ेगा विश्व दृष्टि को बदलना। दूसरी बात, हम मनुष्य का विकास करना था, तो ये मनुष्य क्या है, मनुष्य को ये समझने में भूल कर दी है पश्चिम के दर्शन ने। मनुष्य को क्या माना है उन्होंने, या तो अर्थशास्त्र के भाषा में अर्थ मानव माना, आर्थिक मनुष्य, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। आर्थिक मनुष्य किसको कहें, जैसे मैं कहूँ ये भाप का इंजन है, भाप का इंजन क्यों, ये इंजन भाप से चलता है। मैं कहूँ ये बिजली की मोटर है, ये बिजली की मोटर क्यों है, ये मोटर बिजली से चलती है। जब हम ये कहते हैं कि आर्थिक मनुष्य है, अर्थात किससे चलता है, अर्थ से चलता है। धन जिसमें ज्यादा मिलेगा उस काम को करेगा, और जिसमें धन नहीं मिलेगा या कम मिलेगा उसको काम को नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में किसी देश का संतुलित सम्यक मंगलकारी विकास हो सकता है क्या? फिर तो बूढ़े माँ बाप की सेवा क्यों करना, उसमें तो धन खर्च होता है, धन मिलता नहीं। समाज की सेवा के लिए पैसे क्यों लगाना, उसमें तो कुछ निकलता नहीं। फिर ईमानदारी से व्यवसाय क्यों चलाना, जो अभी इसके सूत्र पढ़े गए थे 11 सूत्र, तो इसमें नैतिकता की बात कही गई है, परंतु इसमें तो नैतिकता की बात नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है तो फिर उसके लिए चाहे जिस तरीके से, दिस वे और दैट वे, तुम्हारे पास ज्यादा धन आना चाहिए। ये इस पश्चिमी विकास दर्शन के आर्थिक मनुष्य की संकल्पना, हम इसको नहीं मानते, हम इसको स्वीकार नहीं करते। भारतीय दर्शन ने और जैन दर्शन ने इसको स्वीकार नहीं किया। हमने कैसे मनुष्य की कल्पना की, मनुष्य 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। इस समुच्चय का नाम मनुष्य है। तो आपको ऐसा विकास चाहिए जब मनुष्य के इन चारों आयामों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। शरीर की आवश्यकता क्या, आहार, उसको आहार मिलना चाहिए, जीवन के अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। भूखा और नंगा रह करके तो आदमी विकास नहीं कर सकता है। इसलिए शरीर की आवश्यकता की पूर्ति जिस रचना में होती हो उसको हम मंगल विकास कहेंगे। पर केवल शरीर से काम नहीं चलता, तो इसमें मन भी है। मन की आवश्यकता क्या है, प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, आत्मीयता है। हम ऐसे रोज अखबारों में ऐसे उदाहरण पढ़ते हैं। शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य के पास पर्याप्त धन था, परंतु मन में शांति नहीं थी, परिवार के लोगों से आत्मीयपूर्ण व्यवहार नहीं मिलता था, पड़ोस से, समाज से, परिवार से किसी प्रकार का आत्मीयतापूर्ण व्यवहार नहीं मिलता था। आदमी फ्रस्ट्रेशन में आकर के, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण ध्यान में आते हैं। फांसी के फंदे पर क्यों चल गए, फांसी के फंदे पर शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी साधन की कमी थी क्या? कमी नहीं थी। कमी क्या थी, मन की शांति नहीं थी, आत्मीयता नहीं थी, प्रेम नहीं था, स्नेह नहीं था। इसलिए मन की आवश्यकता भी पूर्ति होना चाहिए। बुद्धि की आवश्यकता क्या है, विचार है, जिसको आजकल के भाषा में इंटेलेक्ट कहते हैं, टेक्निक, टेक्नोलॉजी कहते हैं। अगर किसी देश का मंगल विकास होगा तो देश में रहने वाले लोग बुद्धू नहीं चाहिए, उसमें देश में रहने वाले लोग विवेक पूर्ण ढंग से काम करें, विवेक होना चाहिए। नई नई टेक्निक और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए इस बुद्धि की आवश्यकता की पूर्ति भी होना चाहिए। और आत्मा है, अंत में आत्मा क्या है, अंतो तो गत्वा
उस परम पिता परमात्मा के साथ साक्षात्कार। आप सर इस सांसारिक तमाम तरह की चीजों का प्रयोग करते हुए भी अंततोगत्वा आप उस परम पिता परमात्मा के साथ साक्षात्कार ही मनुष्य का लक्ष्य है। तो हमारे यहाँ कहा गया ये जो 4 तत्वों से बना हुआ मनुष्य है, इसकी चारों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, तब हम विकास की सही दिशा पकड़ सकते हैं। फिर प्रकृति के बारे में क्या सोचा? मैंने कहा पश्चिम में प्राकृतिक साधनों को संशोधन किया गया, परंतु भारतीय चिंतन में, भारतीय दर्शन ने प्रकृति को क्या मां माना है? ये धरती माता का है, गंगा माता का है, पहाड़ देवता का है, हमने तो सर्प देवता भी कहा है। हमने किसी की हिंसा करने पर जोर नहीं दिया। प्रकृति के हर एक में हमने माँ का और देव का दर्शन किया है। तो प्रकृति के प्रति हमारा मातृत्व और देवत्व वाली दृष्टि रहेगी तो फिर विकास सही दिशा में चलेगा, उससे विनाश नहीं होगा। और चौथी बात इसमें हमने कही कि हम संतुलित विकास करना चाहते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी के श्री चरणों में बैठने का मुझे मौका मिला है, इसलिए वो सम्यक और संतुलित विकास की बात करते थे कि भौतिक समृद्धि भी होनी चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति भी होनी चाहिए। इसी को आपने नैतिक उन्नति कहा। तो दोनों प्रकार का होगा तो फिर सम्यक विकास होगा, संतुलित विकास होगा, भौतिक समृद्धि भी हो और देश में नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति भी होना चाहिए। उसको आजकल अपने पड़ोस में एक छोटा सा देश है भूटान, भूटान के किंग ने भी अपनी दृष्टि से विकास को समझाया है। उसने कॉन्सेप्ट दिया ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। काफी पुस्तकें लिखी गई है उस पर कि कुल मिलाकर आपका उद्देश्य क्या है? समग्र राष्ट्रीय सुख। उनकी पुस्तक आने के कई वर्षों पहले से मैं कह रहा हूं हमारा होना चाहिए समग्र सामाजिक सुख, ग्रोस सोशल हैप्पीनेस। ये ग्रोस सोशल हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट से ज्यादा बड़ा है, विस्तृत है। हमारे उसमें शास्त्रों में सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा गया या सर्वभूत हिते रहता के कहा गया। तो इस प्रकार से विकास के बारे में भारतीय दृष्टि से सोचा जा रहा है। कुल मिलाकर के विकास के उद्देश्य क्या होगा हमारे यहाँ? हमारे यहाँ 5 प्रकार की बातें मैंने कही। पहली बात, इस विकास में सबको रोटी, रोटी प्रतीकात्मक शब्द है, अर्थात देश में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी हो। कुछ को तो खूब मिल रहा है और कुछ को 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती। इसको हम सही दिशा का विकास नहीं कह सकते। इसलिए पहला उद्देश्य है सबको रोटी और दूसरा होगा सबको स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल। अब स्वास्थ्य भी हमारे यहाँ 3 प्रकार का स्वास्थ्य बताया गया है। एक शरीर का स्वास्थ्य चाहिए, शरीर ठीक रहना चाहिए, शरीर में कोई रोग दोग नहीं होना चाहिए। पर हमारे यहाँ दूसरा उससे भी बड़ा मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य चाहिए, मन भी प्रसन्न रहना चाहिए आपका। और इन 2 से भी बढ़कर जो भारतीय मनीषियों ने कहा स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहना चाहिए। तो ऐसे तीनों प्रकार के स्वास्थ्यों से युक्त देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य प्राप्त हो, ये हमारा उद्देश्य है। और तीसरी बात कहा सबको समाज उपयोगी संस्कारक्षम शिक्षा के समान अवसर। शिक्षा की बात कही है मैंने, पर शिक्षा की बात करते समय मैंने कहा ये शिक्षा सबको प्राप्त हो। ऐसा नहीं जिसके माँ बाप की जेब में पैसे हैं वो तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिल करवा दोगे, और जिनके माँ बाप की जेब में पैसा नहीं उसके प्रतिभा के विकास की जिम्मेवारी किसकी होगी? समाज की होगी। इसलिए सबको विकास मिले। और
समाजोपयोगी विकास हो। आप विकास में अपने अध्ययन में बहुत सारे विषय पढ़ रहे हैं, पर उन विषयों का समाज के लिए कोई उपयोग ही नहीं है, तो ऐसे शिक्षा का क्या मतलब है? तो इसलिए समाज उपयोग होना चाहिए। और फिर तीसरी बात मैंने इसमें कही, संस्कारक्षम, जिसको आपने नैतिकता कहा, और ये शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए सबको। ये शिक्षा के संबंध में उद्देश्य है। और चौथा उद्देश्य जो अत्यंत आवश्यक है वर्तमान समय में, सबको रोजगार मिले। आज तो न अपने देश में न दुनिया में, कहीं भी दुनिया का कोई देश ये क्लेम नहीं कर सकता उस देश में प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है। और रोजगार भी कैसा? गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, उचित प्रकार का रोजगार मिल रहा है, सम्मानजनक ढंग से रोजगार मिल रहा है। आजकल तो बहुत सारे लोग, और केवल बात लोगों की भिक्षा पर और सरकार के द्वारा दी हुई और सुविधाओं के आधार पर अपना पेट पाल रहे हैं, और अपने रोजगार के अवसर पर नहीं पेट पाल रहे। इसलिए चौथा उद्देश्य हमने सबको रोजगार का, और पांचवा उद्देश्य है सबको सुरक्षा। देश में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, तभी तो देश का विकास होगा। देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, किस व्यक्ति की कब हत्या हो जाएगी, किस व्यक्ति का सामान कब लूट ले जाएगा, राह चलता हुआ व्यक्ति सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, अगर ये स्थिति नहीं है सुरक्षा की, तो फिर वो व्यक्ति निश्चिंत होकर के प्रामाणिकता से अपने देश में उत्पादन करके योगदान देने की स्थिति में नहीं हो सकती। तो ये संक्षेप में 5 प्रकार के उद्देश्य बताया। अब मैं छोटी सी 2-3 बातें और कह करके, आप मेरी बात सुन करके आपको लग रहा होगा सपना है, बहुत अच्छा है, परंतु उसको लागू कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। वर्तमान संरचना में ये जो मैंने सब उद्देश्य बताए हैं, इन उद्देश्यों से युक्त विकास नहीं हो सकता। तो क्या है? पहली बात मैंने कही, मानव केंद्रित, पर्यावरण पोषक टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो चाहिए, आज का जमाना टेक्नोलॉजी का, उसके बिना नहीं हो सकता। पर टेक्नोलॉजी कैसा चाहिए? मनुष्य केंद्रित। मनुष्य मशीन को चलाए, ऐसा न हो जाए मशीन मनुष्य को चलाए। आजकल तो दुर्भाग्य से ये स्थिति हो गई, हम मशीन पर आधारित हो गई है, तो उसको बदलना पड़ेगा। और फिर ये कहती हो पर्यावरण पोषक हो, पर्यावरण नष्ट नहीं होना चाहिए इस टेक्नोलॉजी के प्रयोग से। आज तो हो रहा है, आज तो जितनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग दुनिया के देश अधिकाधिक मात्रा में कर रहे हैं, वह पर्यावरण नष्ट हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, न मिट्टी, पानी, हवा, कोई भी पोषक नहीं रह गई। तो इससे पहला काम ये करना पड़ेगा। दूसरा काम, आपको अर्थतंत्र की रचना में प्रयत्न करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक शब्द प्रयोग किया है, ग्राम संकुल आधारित विकेंद्रित स्वावलंबी अर्थतंत्र। हम दुनिया के देशों पर निर्भर न रहे, स्वावलंबी रहे, सेल्फ रिलायंट रहे, और डिसेंट्रलाइज होना चाहिए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइज नहीं। कुछ देश के कुछ हिस्सों में, कुछ जगहों पर बड़े बड़े कारखाने खड़े हो गए, और देश का बाकी हिस्से में कोई रोजगार की, कई उत्पादन की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा केंद्रीकृत विकास नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा विकेंद्रित स्वावलंबी अर्थतंत्र। ये कब आएगा? तो यहाँ मैंने एक शब्द प्रयोग किया, ग्राम संकुल आधारित, अर्थात एक ग्रुप ऑफ विलेजेस लेना, वो ग्रुप ऑफ विलेजेस को स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न करना। और अकेला गांव तो आज कोई स्वावलंबी नहीं हो सकता। गांधी जी ने कभी ग्राम स्वराज्य की कल्पना की थी, पर आज संभव नहीं है। इसलिए आप ग्रुप ऑफ विलेजेस लीजिए, फैमिली ऑफ विलेजेस लीजिए, और उसको स्वावलंबी और विकेंद्रित बनाने का काम करें। तीसरा बात करना पड़ेगा, अपने देश में 3 तरह के सेक्टर है।
बड़े उद्योगों का सेक्टर है, लघु उद्योगों का स्मॉल स्केल सेक्टर है, कृषि है और सर्विस सेक्टर है। इन चारों के बीच में परस्पर समन्वय होना चाहिए। कृषि की उपेक्षा करके आप उद्योगों की रचना नहीं कर सकते, वो उचित भी नहीं हुआ। और उद्योगों की उपेक्षा करके केवल खेती के आधार पर देश का विकास नहीं हो सकता। तो कृषि और उद्योगों का आपस का तालमेल कैसा हो सकता है, इसका विचार करना पड़ेगा। और केवल बड़े उद्योग नहीं, बड़े उद्योगों को स्पेयर पार्ट्स कौन देगा? स्मॉल स्केल सेक्टर देगा, छोटे कुटीर उद्योग धंधे देंगे। कुटीर उद्योग धंधों से देश में रोजगार भी पनपेगा। इसलिए हमको ऐसा, इसको मैंने ट्राई सेक्टर मॉडल किया, त्रिक्षेत्रीय विकास की संरचना की, अर्थात कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के बीच परस्पर तालमेल निर्माण हो। विषय लंबा है परंतु विस्तार में नहीं जा। चौथा बात, उत्पादन की प्रणाली कैसे रहे, उसके लिए मैंने कहा रोजगारोन्मुखी मितव्ययी उत्पादन प्रणाली। आज जो प्रोडक्शन सिस्टम है अपने देश में भी दुनिया के प्रत्येक देश में मितव्ययी नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है, फिजूल खर्ची वाला है। अर्थात रॉ मेटेरियल जहां से चलता है और फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसके बीच में बहुत सारा इरोजन हो जाता है, बहुत सारे रॉ मेटेरियल समाप्त हो जाता है। खान से निकला हुआ लोहा और कोयला अंत में जब स्टील बनता है उसके बाद में उसकी नेट वैल्यू तो बड़ी कम रहती है। तो इसका मतलब आपने देश के रिसोर्सेज को नष्ट कर दिया। आपको ऐसी प्रणाली विकसित करनी पड़ेगी। अपने प्राचीन भारत का विचार करें तो भारत में उस प्रकार की उत्पादन प्रणाली थी, कम से कम साधनों से ज्यादा उत्पादन करना। आज की प्रणाली क्या है? ज्यादा से ज्यादा साधनों से ज्यादा उत्पादन करना। तो साधन तो काफी खर्च हो गए ना आपके, तो सब लोगों को कैसे उत्पादन और उपभोग का सामान मिल पाएगा? फिर उपभोग की शैली कैसी हो, जीवन शैली कैसी? जैन दर्शन में बहुत जोर दिया गया है, जो बात मैं कह रहा हूं, हमारी सीमित, संयमित, सदाचारी उपभोग शैली और जीवन शैली। मैंने 3 शब्द प्रयोग किया है। सीमित उपभोग, आप अनावश्यक रूप से वेस्टेज कर रहे हो उपभोग करने में, तो आप देश के संसाधनों का विकास में उपयोग न करके विनाश कर रहे हैं। तो देश में रहने वाले लोगों को, विचारों को मिलेगा नहीं, गरीब को। तो आपको उपभोग करते समय अपने उपभोग की आवश्यकताओं पर संयम रखना पड़ा। आपके यहाँ तो गीत याद था, संयमित जीवन शैली से ही देश का विकास होगा। तो सीमित हो, संयमित हो, एक शब्द प्रयोग मैंने कहा सदाचारी। ये केवल भारतीय दर्शन दे सकता है सदाचारी। सदाचारी का मतलब है आपके पास तो खाने पीने के पर्याप्त साधन है, आपके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति के व्यक्ति भूखे सो रहे, ये सदाचारी थोड़ी, बांट करके खाना, इसको हमने कहा। और अंत में वितरण व्यवस्था के बारे में मैंने कहा वितरण कैसा हो, तो न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। वितरण का जब सवाल आएगा है तो सबसे पहले आएगा उत्पादन के संसाधनों पर स्वामित्व किसका रहे। दो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी व्यवस्था, वो कहते उत्पादन के साधनों पर तो व्यक्तिगत स्वामित्व चाहे इंडिविजुअल ओनरशिप ओवर द मींस ऑफ प्रोडक्शन मानते हैं। सारी पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधन मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा खदान, और मेरा दुकान मकान खदान है तो उसमें उत्पन्न होने वाली वस्तु का उपभोग भी मैं करूंगा, बाकियों को क्यों बांटूंगा। और इसके विपरीत कम्युनिस्टिक सिस्टम ने क्या कहा, सबका नेशनलाइजेशन करना, व्यक्ति के पास कुछ मत छोड़ो। तो उन्होंने नेशनलाइजेशन के नाम पर गवर्नमेंटाइजेशन कर दिया, सब चीजों को सरकार अपने पास में ले ली। तो व्यक्ति अपने
इच्छा से न खा सकता है न पहन सकता है, भोजन कैसा करे, कपड़ा कैसे पहने, वही सेंट्रल अथॉरिटी तय करेगी। तो ये भी उचित स्वामित्व की प्रणाली नहीं है, इसलिए इसमें से ममतामयी वितरण व्यवस्था नहीं आई। तो हमको ये लाना, इस सारे को जो कुछ मैंने कहा, इसको 4 बातों का कॉम्बिनेशन बताता, एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट। आपके विकास की संरचना में इन 4 बातों, एथिक्स यानी नैतिकता, इकोनॉमी मितव्ययता, इकोलॉजी का आजकल बहुत सारा जोर पड़ रहा है, और एम्प्लॉयमेंट, ये 4 बातों से युक्त जो बनेगा वो वास्तव में सही मायने में विकास सिखेगा। ऐसा विकास देगा तो उससे क्या होगा, पोषण क्षम अर्थतंत्र, आपकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा प्रत्येक व्यक्ति को पोषण मिल सके, ऐसा होगा। और धारण क्षम टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी होगी, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका लंबे समय तक उपयोग किया जा सके। और अंत में जैन दर्शन जिस पर सर्वाधिक जोर देता है, संस्कार क्षम समाज तंत्र, ऐसा समाज बनना चाहिए जिसमें संस्कार हो, नैतिकता हो, सबका ख्याल कर सके। ऐसा है, विकास की संकल्पना के बारे में विचार करेंगे तो निश्चित रूप से देश को, दुनिया को सही मार्ग पर चलने वाला विकास होगा। आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं अणुव्रत के कार्य में लगे हुए आप सब लोगों का हृदय के अंतःस्थल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आभार डॉक्टर बजरंग लाल जी गुप्ता। और मैं भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में किया था। लेकिन आज जो आपने अर्थशास्त्र की सारी अवधारणाएं बताई कि जो अर्थशास्त्र में मतलब हमारा विकास भी हो और साथ में हमारा सामाजिक उत्थान हो, मानवीय मूल्यों के साथ जो एक अर्थशास्त्र हो। तो अभी फ्लोर ओपन है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, ಇದಂದಳು प्रश्न पूछने के लिए फ्लोर ओपन है। हमारे आइटा हाँ जी, फ्लोर ओपन है, क्वेश्चन जो पूछना चाहेंगे। एक प्रश्न मेरे डॉक्टर साहब दिमाग में आया जब आप ये जी। बता रहे थे कि आपने जो सारा आपका अध्ययन है वो जो प्राचीन हमारी अर्थव्यवस्था थी उसके ऊपर आपका अध्ययन है। तो मेरा प्रश्न ये था डॉक्टर साहब कि प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो प्राचीन जो हमारी अर्थव्यवस्था थी और आज जो हमारी वर्तमान में अर्थव्यवस्था हम लोगों की है, तो ऐसे क्या बेसिक डिफरेंस रहे कि भारत प्राचीन काल में इतना आर्थिक तरक्की कर पाया और आज हम वो लोग नहीं कर पा रहे हैं? इस पे अगर आप बहुत कुछ प्रकाश डाल सके तो। कोठारी जी, बहुत सुंदर आपने विषय निकाला है। देखिए, हर एक कालखंड में हर एक देश और समाज का एक जैसा चित्र नहीं हो सकता। वाले प्राचीन समय में अपने देश के लोगों की आवश्यकता भी सीमित थी, वहाँ आने जाने के साधन भी कम थे, और नई नई टेक्निक और टेक्नोलॉजी जिसका आज हम प्रयोग कर रहे हैं वो उस समय पर नहीं थे। देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां भी बदल गई है, तो हमको समय के अनुसार बदली हुई परिस्थितियों के संदर्भ में प्राचीन समय के मूल्यों को लागू करें, पर एज इट इज उसको लागू नहीं करे। स्ट्रक्चर एज इट इज नहीं हो सकता, स्ट्रक्चर तो बदलेगा, परंतु उनके पीछे की जो स्पिरिट है, जो भावना है, जो दृष्टि है, उसको हम पकड़ कर चले। आज दुर्भाग्य क्या हो गया अपने देश का, हमने दृष्टि तो ओझल कर दी, दृष्टि को तो ध्यान में ही नहीं रखता। अपने प्राचीन मनुष्यों के मन की साधना और कल्पना क्या थी, वो हर एक देश के व्यक्ति के सुख दुख में साझेदारी और भागीदारी करते थे, वो तो हमने छोड़ दिया और केवल मात्र नई उसमें चल पड़े, ज्यादा ज्यादा साधन कैसे है। तो दोनों दृष्टियों से नुकसान हो रहा है कोठारी जी अपने को। इसलिए अपने
प्राचीन भारतीय स्पिरिट को ध्यान में रखते नए जमाने के हिसाब से नई संरचना निर्माण करना पड़े। यही चैलेंज है अपने सामने, यही चुनौती, यही रिसर्च करने का काम है। आज जो शोध होनी चाहिए वो इसी विषय को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। पर आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया, कभी विस्तार से चर्चा की जा सकती, क्योंकि मेरा तो इस विषय में बहुत सारा लिखा भी है, पढ़ा भी है। पर धन्यवाद, आपने एक अच्छा विषय निकाला। उमेश डॉक्टर अमीन जुड़े हैं गुजरात से हमारे साथ, डॉक्टर रवि कुमार जी जुड़े हैं अमरनाथ महाराष्ट्र से। तो कोई प्रश्न हो तो सरिता हाँ जी चौरड़िया हैं, निर्मला जी डागा हैं, लाल जी हैं, काफी नए व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं। तो और कोई प्रश्न किसी का हो तो। हाँ, मेरा एक प्रश्न है। हाँ संतोष जी भाई। हाँ, जीडीपी की बहुत बढ़िया परिभाषा आपने बताई, और जैसे निजी उपयोग में होने वाली वस्तुओं का, जैसे किसान है या उत्पादक कोई भी व्यक्ति है, वो उसका उपयोग कर लेता है, यदि उसको गिनती में उसको ले लिया जाए तो क्या जीडीपी एक अद्भुत आंकड़ा सामने ले आएगी? निश्चित आएगा। अब ये जीडी पर बहस केवल अपने देश में नहीं, दुनिया भर में जीडी पर बहस चल रही है। और दुनिया के बहुत सारे देशों ने, बहुत सारे विद्वानों ने जीडी पर आधारित विकास को मापने को नामंजूर किया है। आपने गुनार्ड मेंडल का नाम सुना होगा, आपने यामे का नाम सुना होगा, आपने फ्रांस के पहले कभी राष्ट्रपति हो गए हैं उनका नाम सुना होगा, आपने दुनिया के अनेक देशों के जो नए ढंग से सोचने वाले अर्थशास्त्री और समाज विज्ञान के जानने वाले, वो सब कह रहे हैं केवल जीडीपी के आधार पर विकास को नहीं मापा जा सकता, इसके साथ में कुछ और चीजें जोड़ना पड़ा। यूएनओ ने, यूएनडीपी ने भी इसमें रिसर्च की है। उन्होंने कभी 63 इंडिकेशंस इंडेक्स बताए थे। फिर कहा भाई 63 को तो समझ पाना ही कठिन हो जाए, तो फिर उन्होंने 63 को कम करके 16 इंडेक्सेस के आधार पर दुनिया के विकास को मापा जाना चाहिए। अकेली जीडीपी के आधार पर नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आई है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकलती है हर वर्ष, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने भी कहा है जीडीपी पर आधारित विकास का मेजरमेंट अधूरा है, इसलिए इसमें और चीजें दो। इसलिए उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया और एक सूची दी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से दुनिया के देशों का रैंकिंग करे और जीडीपी के हिसाब से दुनिया के देशों का रैंकिंग करे, जमीन आसमान का अंधारा है। जो दुनिया के जीडीपी आधार पर टॉप मोस्ट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम पर नहीं। तो आज दुनिया में काफी बहस चली है। भारत के ये उपयुक्त समय है, हमने भी इस बहस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अपने प्राचीन मनीषियों ने अपने शास्त्रों में बहुत कुछ कहा है। भगवान आचार्य महाप्रज्ञ ने वो महावीर का अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी है। तो सारी पुस्तक में क्या है, यही दृष्टि देने का प्रयत्न है। और भी मैं बहुत सारी वो बता सकता हूँ, जिसमें से कहा हमारे यहाँ पहले कभी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हो गए डॉक्टर VKRV राव। डॉक्टर VKRV राव प्लानिंग कमीशन के भी उस जमाने में मेंबर थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी वैल्यूज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। उन्होंने भी यही बात रखी, हमने डेवलपमेंट का विचार करते समय मानवीय मूल्यों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आपने विकास किया तो विनाश होगा जो आज हो रहा है। तो इसलिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न उपस्थित किया है और बहुत बहुत बहस चल रही है दुनिया भर में इस पर। धन्यवाद। डॉक्टर अमीन का एक बड़ा अच्छा चैट बॉक्स में कमेंट है, शायद वो प्रश्न ही होगा। उनका ऐसा कहना है कि एजुकेशन का भी जो है वो व्यवसायीकरण कर दिया गया है, तो क्या ये खाली पूंजीपतियों को मतलब
हेल्प के लिए है कि क्यों, मतलब शिक्षा का इतना व्यवसायीकरण क्यों हुआ? प्राचीन इसलिए भारत में तो वो नहीं था। इसलिए मैंने जो बताया ना शिक्षा के संबंध में, शिक्षा के संबंध में मैंने कहा सबको समाजोपयोगी संस्कारक्षम शिक्षा के समान अवसर, 3 एडजेक्टिव है मेरे इसमें वाक्य में। तो सबको अवसर मिलना चाहिए, नहीं तो काहे का अपने देश में पहले ऐसा थोड़ा ही था, केवल कुछ लोगों को शिक्षा मिलेगी और बाकी को नहीं मिलेगी। चाहे प्राचीन समय को एज इट इज लागू नहीं कर सकते, पर कृष्ण और सुदामा आखिर एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं ना। अपने यहाँ पर ऐसा था नहीं था, कृष्ण के लिए अलग फैसिलिटी रहे और सुदामा के लिए अलग प्रकार का गुरु, ऐसा तो अपने यहाँ की व्यवस्था नहीं। इसलिए मैंने कहा स्पिरिट वो ध्यान में रखे, रचना वर्तमान स्थिति के हिसाब से करें। इसलिए शिक्षा में समान अवसर देना पड़ेगा, संस्कार क्षम शिक्षा देनी पड़ेगी और समाज उपयोगी। हम बहुत सारे आजकल शास्त्र पढ़ते हैं, कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ता होगा, अपन इकोनॉमिक्स पढ़ते हो पढ़ाते हैं, कोई बायोलॉजी पढ़ता है, कोई दूसरा फिजिक्स पढ़ता है। उसमें से ध्यान में क्या आ रहा, हमारे देश में लिए लागू न होने वाली शिक्षा दे रहे हैं हम लोगों को। हम अपने देश में जो उत्पन्न वनस्पतियों का तो विचार करते नहीं, और दुनिया के देशों में कौन कौन सी वनस्पतियां उसका विचार कर रहे हैं। तो समाजोपयोगी शिक्षा तो नहीं होगी। तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी आमूलाग्र परिवर्तन करने की आवश्यकता है, पर आमूलाग्र परिवर्तन करते समय स्लोगन में न चले जाएं, उसमें पॉलिटिक्स आवश्यकता अधिक इन्वॉल्व ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो ऐसा करते समय शिक्षा के बारे में विचार करना। दीपा जी गर्ग ने शायद हैंड रेज किया था, दीपा जी ने और एक प्रदीप जी ने। शिपा जी हमारे कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? हाँ। सभी को नमस्कार। आज इस मंच के माध्यम से बाबूजी को सुनने का एक सुनहरा मौका मुझे मिला और मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस मैं आप सबको एक धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज आप सबके माध्यम से मुझे बाबूजी को सुनने का एक अच्छा सुनहरा मौका मिला। आपको हृदय की गहराइयों से आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे विषय को सुन करके मुझ में अपना कृपा प्रसाद भी डाला है आपने, इसलिए मेरा विषय और प्रदीप जी आपका कोई प्रश्न है? सभी बड़ों को प्रणाम। और मैंने अभी अभी सुना था उनकी बात को गहराई से। देशबंधु जी को प्रणाम। और मेरे को एक चिंतन आया इसमें कि चाहे भारत में हो चाहे विश्व में हो, कहीं पे ही हो, और जो ह्यूमन राइट कमीशन की आपने रिपोर्ट वगैरह बताई थी, और आज मेरे भी लेखन वगैरह होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरे काम, प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह होती रहती है। मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज है वो स्टक कैसी की जाए। और होता क्या है कि जो ऊपरी स्तर पर जो कार्य है वो जो ये जिसका कार्य का जो परिणाम है वो तो दिख जाता है, पर कार्य कैसे हो रहे हैं उसकी सिद्धि और उसकी सीढ़ी या उसका जो प्रमाणिकता है, उसका जो मूल आधार है, उसको कैसे बेस में लाया जाए, ये मेरे एक चिंतन था इसमें। आपने बहुत अच्छी बात रखी। इसलिए क्या है कि अपने को अपने विकास की नई दिशा तय करते समय दोनों पक्षों पर ध्यान देना पड़ेगा, सैद्धांतिक भी, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी, और दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए। हो क्या रहा है हमारे यहाँ पर, सिद्धांत अपनी जगह है, उनका व्यवहार से कोई संबंध नहीं, और व्यवहार में ग्रास रूट लेवल पर जो कुछ लोग कर रहे हैं वो सिद्धांतों के उनको समझ ही नहीं है, तो किस दिशा में चल रहे हैं। तो इसलिए अपने यहाँ पर सिद्धांत और व्यवहार दोनों के बीच में योग्य प्रकार का मेल होकर के हम आगे बढ़ेंगे, तब तो अपनी कल्पना का विकास हो सकेगा। और अगर अपने सिद्धांत को अलग छोड़ दिए, सिद्धांतवादी सिद्धांत की बात करते रहे और ग्रास रूट लेवल पर व्यक्ति उस प्रश्न को समझे बिना ही कुछ भी करता रहे, कैसे भी चल। हमने कई वर्षों पहले एक दीनदयाल शोध संस्थान में एक 3 दिन की गोष्ठी की थी। उसमें देश के बड़े बड़े विद्वानों को भी बुलाया था
और सारे देश भर में ग्रास रूट लेवल पर भिन्न भिन्न प्रकार के डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट करने वालों को बुलाया था। मैं उस कॉन्फ्रेंस का संयोजक था। उसमें एक बात रखी गई थी, विद्वानों को ये कहा गया था आपने भाषण नहीं देना, आपने सुनना। उनका अरे हमको क्यों बुला रहे हो, आपको सुनने के लिए बुला रहे हैं, आपने सुनना समाप्त कर दिया है। ग्रास रूट की समस्या के पहले सुनो, और सुनने के बाद में जो ग्रास रूट में काम करने वाला व्यक्ति काम करते करते वो जो समस्या फेस कर रहा है, जो अड़चन फेस कर रहा है, उसका फिर आप कोई समाधान दे सकते हो, समाधान दे। तो ऐसा एक तालमेल बिठाएंगे तो देश का विकास सही दिशा में आगे बढ़ेगा। बाकी आपने प्रश्न अच्छा उपस्थित किया है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? नहीं तो हम ये क्वेश्चन आंसर का सेशन अब पूरा करें। ठीक। और बहुत बहुत आपका आभार डॉक्टर साहब कि जो विकास की नई अवधारणाएं बताई। और अगर मैं आपका जो वक्तव्य है उसको मैं नट शेल में कहूँ, जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अणुव्रत दर्शन की व्याख्या करते हुए कहा था कि जो हमारा सारा अर्थशास्त्र है वो उपभोक्तावादी अर्थशास्त्र हो गया है। अधिक से अधिक उत्पादन हो, अधिक से अधिक उपभोग हो, और ये चीज शोषण को बढ़ावा देती है। इसके विपरीत अणुव्रत की जो जीवन शैली है वो संयमित जीवन शैली है, यानी कि जितनी हमारी आवश्यकता है उतने वस्तु का हम उपभोग करें और हम विलासिता या अनावश्यक जो हमारे रिसोर्सेज है उनका दोहन न करें। तो ये जो आपकी विकास की परिकल्पना और जो एक अणुव्रत का जीवन दर्शन, जैसा कि आपने अपने प्रारंभ के वक्तव्य में कहा कि भाई हमें इसे विकास की परिकल्पना जो संकल्पना है, भारतीय दर्शन कह लीजिए, जैन दर्शन कह लीजिए, अणुव्रत दर्शन कह लीजिए, वो सारी जो हमारी जो संकल्पना है वो व्यक्ति का जो आपने बताया मन वचन से विकास होना, आत्मा के स्तर पर विकास होना, और जो आपने ये बात कही कि सदाचार होना चाहिए, रोजगार के समान अवसर, शिक्षा के समान अवसर, और कितना बढ़िया उदाहरण कि कृष्ण भी उसी में पढ़ रहे हैं जिसमें सुदामा पढ़ रहे हैं। ये हमारी एक शिक्षा पद्धति जो थी, तभी हम वास्तविक विकास कर पाएंगे। और जो आपने आज अर्थशास्त्र की एक अवधारणा प्रस्तुत की, एक नवी अवधारणा, शायद मुझे लगता है कि ये दृष्टिकोण बदलकर ही भारत पुनः जो अपना वो खोया हुआ गौरव था, जो विश्व गुरु की हमारी परिकल्पना थी, वो हम कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आपका आभार। और अब मैं हमारे संतोष जी सुराणा से अनुरोध करूंगा कि वो अपने आभार वक्तव्य और जो है वो उसके लिए मैं संतोष जी सुराणा। छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। हाँ जी सर। जी। कई वर्षों पहले आचार्य महाप्रज्ञ का जब दिल्ली में आगमन हुआ था, उनका चतुर्मास दिल्ली में था, कई वर्षों पुरानी बात कह रहा हूँ। उस समय पर आचार्य श्री के आदेश से, उनकी इच्छा से हम लोगों ने एक 2 दिन की इस विकास की अवधारणा पर ही गोष्ठी की थी। आप लोगों ने बाद में चल करके उसको पुस्तकाकार रूप में भी प्रकाशित किया, हो सकता है अभी भी आपके पास हो, सफेद पन्नों का टाइटल है वो। उसमें आचार्य श्री थे, मैं था, मुनि श्री थे अपने, जिनका देहावसान हो गया, जो बॉम्बे में चले, मुनि महेंद्र कुमार जी। जी, डॉक्टर महेंद्र। हाँ, मुनि महेंद्र कुमार जी थे। और हमारे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उसमें आए थे। हमारे उस समय पर संघ के सरस संघ चालक सुदर्शन जी उसमें आए थे, और भी कुछ विद्वानों को हमने उसमें बुलाया था। 2 दिन की बहुत विचार विमर्श के बाद में गोष्ठी चली, और गोष्ठी के सारांश को बाद में आप लोगों ने ही और उसको पुस्तक रूप में प्रकाशित किया था। अब वो कोई पुस्तक रूप में है कि नहीं मुझे पता नहीं है, परंतु सफेद टाइटल पेज था,
तो इस रूप में उसको करने का प्रयत्न किया। तो आचार्य श्री तो इस बात के लिए बहुत ही लालायित थे, बहुत ही आग्रह करना था। और बाद में चल करके जब उनका बॉम्बे में चतुर्वास था, तो बॉम्बे के चतुर्वास पर उनके आदेश पर ही फिर से हमने देश भर के कुछ लोगों की गोष्ठी बुलाई थी। उसमें सब संस्थाएं आई थी, तेरा पंथ के और जैन समाज में ग्रास रूट पर काम करने वाली संस्थाएं आई थी, रामकृष्ण मिशन की संस्थाएं आई थी, अन्ना हजारे के आधार पर काम करने वाली संस्थाएं आई थी उसमें से। ऐसे अनेक तरह के संस्थाएं आई थी उसमें से, और अपने अनेक लोग थे उसमें भी। हमने एक शर्त रखी थी, किसी भी महानुभावों का बड़ा वक्तव्य नहीं होगा, 10 मिनट से ज्यादा बोलने का अवसर किसी को नहीं मिलेगा। 2 एक्सेप्शन थे, एक तो आचार्य श्री और एक हमारे संघ के सरल संघाचार्य सुदर्शन जी। यद्यपि इन दोनों महानुभावों ने भी, हमारी इच्छा तो ये थी लंबा बोले, लंबा नहीं बोले। आचार्य श्री 15-20 मिनट बोले होंगे और सुदर्शन जी भी ऐसा ही 15-20 मिनट बोले। अद्भुत गोष्ठी चली वो, उसको सारे को वो किया है, परंतु उसको हम वो नहीं कर सके। हमारे जो अपने तेरा पंथ के नहीं, गोठी जी नहीं, ये जो है ना अपने जो विभाग संघ चालक भी यहाँ, उन्होंने उसको सारे को किया था। तो उनके पास वो सारा का सारा है, कभी वो प्रकाशित हो सके तो बहुत काम की चीज उसमें से मिलेगी। अपने ये है ना, जो हमारे दिल्ली के संघ के भी विभाग संघ चालक रहे, अपने राजस्थान के ही है, नाम मेरे दिमाग से उतारा है, और यहाँ के आपके अध्यक्ष भी रहे। चलो, नमस्कार। हेलो जी। हाँ संतोष जी बोलिए। हाँ जी, हाँ, अणुव्रत लेखक मंच की नियमित चलने वाली ऑनलाइन संगोष्ठी में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। अणुव्रत लेखक मंच अपने विशेष कार्यों में इस कार्य को बड़ा महत्व दे रहा है कि शनिवार, अंतिम शनिवार के दिन ये आयोजित होने वाली संगोष्ठी और उसमें चर्चा की जाने वाले विषय जो होते हैं वो बहुत सटीक और मर्म स्पर्शी होते हैं और जिनको जीवन में अवश्य ही उतारने का, समझने का मौका मिलता है। इसी श्रृंखला में डॉक्टर उमेश जी का आज का वक्तव्य इकोनॉमी पर बहुत जबरदस्त रहा है और मैं बहुत बहुत हृदय तल से उन्हें प्रणाम करता हूं। आपने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की महावीर का अर्थशास्त्र पर चर्चा की। मुझे बड़ा गर्व है कि हमने गुजराती में उस पुस्तक को प्रकाशित किया और उसके 5 संस्करण हमने प्रकाशित किए और सभी बिक गए। तो यदि इस पुस्तक को भी यदि देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया जाए तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे सामने आ सकता है। रही अणुव्रत के माध्यम से यदि मनुष्य उसे अपना ले अणुव्रत को, तो ये जीडीपी ईडीपी सब ठीक हो सकते, इसमें कोई दो मत नहीं है। अणुव्रत के नियम जो हैं वो इटसेल्फ ही फाउंडर बिल्कुल हैं। वो शब्द ऐसे एक आचार्य श्री ने जिस तरह से उनको चुन चुन करके हर व्यक्ति के लिए, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, उसको अणुव्रत स्वीकार करने का एक बहुत बढ़िया मौका दिया और देश की प्रगति में अणुव्रत एक बहुत बड़ा उसमें भाग बन सकता है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आप सबका सद्भावना के साथ सबको प्रणाम करता हूं। नमस्कार, जय अणुव्रत। आभार संतोष जी। डॉक्टर जयश्री जी जुड़े हैं। जयश्री जी आप कहाँ से जुड़े हैं? मैं जयपुर अणुव्रत समिति से हूँ, मंत्री। ओके ओके, डॉक्टर जयश्री जी जुड़े हैं। जे रवि कुमार जी तो अंबरनाथ से जुड़े हैं।
जो नए जुड़े हैं, डॉक्टर विमलेश जी तो शुरू से जुड़े हुए ही थे। हाँ, जे रवि कुमार जी, बिल्कुल। हेलो टू एवरीवन। आपको देख के रविंद्रनाथ टैगोर की याद आती है। रविंद्रनाथ टैगोर का भी ऐसा ही था। सो नंदलाल जी हैं। और मैं आप सबसे एक अनुरोध करूंगा कि हमारे 5, 6, 7 अक्टूबर को अणुवत लेखक सम्मेलन होने वाला है। उसमें से काफी लोग तो आ रहे हैं, और आज भी अगर कोई अणुवत लेखक सम्मेलन में आना चाहे तो आप मुझे जरूर व्यक्तिगत रूप से सूचित करें। और आप 3 दिन के इस सम्मेलन में हम लोग चर्चा होगी, वार्ताएं होंगी, परिसंवाद, आपसी संवाद होंगे। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अहिंसक रूप से हम समाज में कैसे मानवीय चेतना जगा सकें, नैतिक चेतना जगा सकें, संवेदनाएं जगा सकें अपने विचारों से, अपनी लेखनी से, उसका हम सब विचार विमर्श करेंगे। और आप सब इस गोष्ठी में जुड़े, तो आप सबकी अनुमति से अब मैं इस गोष्ठी को संपन्न कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब, इस उम्र में भी आपने हमें इतना अच्छा एक नया दृष्टिकोण दिया, तो आपको तो मैं जितना साधुवाद कहूँ उतना कम है। नहीं तो आप सबकी अनुमति से गोष्ठी को हम संपन्न करते हैं। हाँ, सभी को शुभ रात्रि। कोठारी, मेरी एक पुस्तक है सुमंगलम। ये सुमंगलम 5 भाषाओं में है उपलब्ध। ये हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, उड़िया और पंजाबी, ऐसे 5 भाषाओं में ये कॉन्सेप्ट ऑफ सुमंगलम उपलब्ध है। अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। ठीक है अवश्य अवश्य डॉक्टर साहब, जी। अवश्य। नमस्कार, नमस्कार। चलिए, सबको शुभ रात्रि। मीटिंग को हम समाप्त करते हैं। सभी को शुभ रात्रि, सभी को नमस्कार। कर देंगे ना।